चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। डाइलेक्ट्रिक नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो मटेरियल अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करता है उन्हें डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई मैटर या कोई मटेरियल जो प्रॉपर्टीज़ शो करता है उसको डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एकमात्र पैरामीटर होता है जो बहुत खास होता है। और यहाँ पे जो होती हैं बातें वो एक नहीं, दो नहीं, तीन होती है। फेरो पैरा डाया। मैं यहाँ उस पर जाऊँगा नहीं, मैं तो बस बता रहा था कि जो इलेक्ट्रिक नेचर होता है वो एक ही प्रकार का होता है ज़्यादातर, जबकि जो मैग्नेटिक नेचर होता है किसी भी मटेरियल का वो तीन प्रकार का होता है। कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड को वो रजिस्ट करता है, कभी कभी वो फेवर करता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा फेवर करता है। जबकि जो इलेक्ट्रिक नेचर होता है उसमें मोस्टली ऑल द मटेरियल्स बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन वो रजिस्ट करते हैं। ये बात आपको अभी ज़्यादा समझ आ नहीं रही होगी, हो सकता है आ भी रही हो, डिपेंड करेगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ाई करी है इलेक्ट्रो एंड या कैन से मैग्नेटिज्म में। एनीवे यहाँ अगर ये सब नहीं समझ आ रहा तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, आपको तब भी सारा कुछ समझ आएगा। हालांकि ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि इसमें ऐसी ऐसी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं जो अमूमन बच्चे पढ़ते नहीं है, या यू कैन से टीचर लोग पढ़ाते नहीं है, या यू कैन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं थे, अब हैं, आने लगे हैं क्वेश्चन। आप देख पाओगे कि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ऐसी ऐसी क्वांटिटीज़ का जिक्र है जो अपने आप में कन्फ्यूज़न पैदा करती है। लगता है सब कुछ एक जैसा ही है, फिर कभी लगता है नहीं ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, अलग है। जैसे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कुछ बच्चों ने सुना ही नहीं होता है, और जैसे कि मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये लगता है एक ही बात है लेकिन अलग अलग दिया है तो अलग अलग बात ही होगी, मे बी मे नॉट बी, हालांकि अलग अलग होता है। ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी कहानी आप आसानी से डील कर पाओगे, बशर्ते बस इतनी थ्योरी, ज़्यादा तो नहीं जाऊंगा मैं डीप में, अगर आप अच्छे से समझ लो तो हो जाएगा। रूटीन डिस्क्लेमर मैंने आपको अभी नहीं बताया, वो मैं बता दूं, भूल गया था मैं, कि शुरू से शुरू करना होता है आपको। ये नहीं करना होता कि आपने कोई वीडियो खोला और देखना शुरू कर दिया। आपको पूरा लाभ तभी मिलेगा जब प्लेलिस्ट का आप पहला वीडियो खोलोगे और फिर आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे। कारण ये है कि स्पीड डिस्कशन की बनाए रखने के लिए मैं एक ही चीज़ को बार बार बताने से थोड़ा सा कतराऊँगा, अवॉइड करूँगा। करूँगा क्या कि पास्ट में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए होंगे, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने जो बताए होंगे उसे मैं फ्यूचर वीडियोज़ में यूज़ कर लूँगा, सो दैट आपको थोड़ा जल्दी में सोल्यूशन मिले और कहानी जल्दी ख़त्म हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप डिस्क्लेमर फॉलो करेंगे और शुरुआत से ही देखेंगे। एनीवे मैं इस थ्योरी को पहले ख़त्म कर दूँ शॉर्ट में, देन इसके बाद क्वेश्चंस पर मैं डिस्कस करूँगा। ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 का ही है, तो आप कह सकते हो वही जो मैंने अभी कहा कि ये कहानी पुरानी नहीं है, पहले हो सकता है ना आती रही हो लेकिन अब आती है। क्या है यहाँ पर जो ये लिखा है ये तो मैं पहले ही बता दिया था, इसी को बेस मान करके मैं आगे बढ़ूँगा। ये लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ यू कैन से कैपेसिटर। कैपेसिटर के बाहर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती भी नहीं है, अंदर होती है, और कितनी होती है उसका फॉर्मूला है। सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ लिखा है। यहाँ जो रोल प्ले होता है किसके द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा, वही रोल यहाँ पे प्ले होता है किसके द्वारा, सोलेनॉइड के द्वारा। ये तो बच्चों वाली बात है, सबको याद रहती है, तो इसको ही बेस मान के आगे कंटिन्यू करें। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आता है। देख लिया होगा आपने, क्यू बाई ए आता है। इसी क्यू बाई ए का नया नाम दिया जा रहा है डी। डी सिंबल है, नाम है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। पी ये आपका सिंबल है, नाम है पोलराइजेशन। और यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि डी और पी डायमेंशनली इक्वल हैं, क्यू बाई ए के बराबर है या एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर है। ध्यान देना, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन परेशान करने वाला आता है। क्या आता है कि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डायमेंशन बताओ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई की। बच्चा क्या करता है, एप्सिलॉन नॉट और ई दोनों की अलग अलग डायमेंशन निकालता है, फिर मल्टीप्लाई करता है, सॉल्व करता है, समय खराब होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको याद हो कि एप्सिलॉन नॉट ई डी या पी या क्यू बाई ए के बराबर होता है, तुरंत ही इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज
कूलम डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गया। डायमेंशन भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया डी और पी डायमेंशनली इक्वल है, तो डी और पी इसकी कोई डायमेंशन, डी और पी का जो रेशियो है, मतलब पी और डी का जो रेशियो है, चाहे डी और पी कह लो, बट हम यहाँ बी बाई डी पर विशेष फोकस्ड हैं, कारण कि इस रेशियो का एक नाम भी होता है। नाम होता है एक्स ई, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी के नाम से इसको जानता है। ये थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसी के एनालॉगस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। वो भी ऐसे ही बन जाएगी। यहाँ पे कैसे बन जाएगी कि आप इस सोलेनॉइड वाले फॉर्मूले को टारगेट करो, यहाँ का जो म्यू नॉट है बी के नीचे ले आओ, तो बी बाई म्यू नॉट देखो क्या आता है, ये आता है एन इंटू आई के बराबर। इसी एन इंटू आई को कहते हैं एच। कभी कभी तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि डायमेंशन वाला नहीं, वैल्यूज़ वाला, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाला, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करने वाला। क्या कि सोलेनॉइड की वजह से एग्जामिनर आपसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछता, सोलेनॉइड की वजह से एग्जामिनर आपसे एच पूछता है। ये एच और बी, इनमें क्या अंतर है, इनके नाम एक ही अलग अलग है। अब मैं ये बता दूँ, तो बी का नाम आप मैग्नेटिक फील्ड, ये तो जानते ही हो, इसमें कोई शक नहीं है, ज़्यादातर लोग इस बात से अवेयर्ड है। दूसरा नाम आप लिख लो एम आई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं सारा, मैंने एम आई लिखा है। शॉर्ट में लिखने से यहाँ बात बिगड़ जाएगी, पूरा लिखना पड़ेगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं लिख रहा मैं, मैग्नेटिक इंडक्शन लिख रहा हूँ। तो आप कह सकते हो मैग्नेटिक इंडक्शन कह लो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड कह लो, चाहे बी कह लो, ये सारे बराबर हैं। और एच का नाम ये नहीं है, एच का नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अब आप समझ रहे हो कि अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी कोई आपसे पूछता है और मैग्नेटिक फील्ड कोई आपसे पूछता है, अंतर है दोनों में। मैग्नेटिक फील्ड ये आपका बी होता है, बट मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये एच होता है, जो कि बी में म्यू नॉट को डिवाइड करने के बाद आता है। सोलेनॉइड की वजह से ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछी है, वो तो थोड़ा कठिन है, उससे ज़्यादा आसान है मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालना। बट पता हो तब ना, लोगों को तो पता होता है ये वाला फॉर्मूला, जहाँ पे बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है और पूछते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, तो मतलब बी नहीं पूछते वो, सॉरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब वो बी नहीं पूछते, वो बी बाई म्यू नॉट पूछते हैं, वो एन आई के बराबर है। ये रिलेटिवली और आसान हो गया। अब कम से कम आपको बी निकालने में म्यू नॉट से जो मल्टीप्लाई करना था वो करना नहीं पड़ेगा, सिंपल एन और आई का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों क्वेश्चन में दिए रहते हैं, आंसर आ जाएगा। और जो ए एच है वो एम के बराबर होता है। एम का क्या नाम है, यह है मैग्नेटाइजेशन। बहुत आसान सी बात है, आसानी से समझ में आने वाली बात है। जैसे कि अगर आपने कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। जैसे कि कोई एक कॉपर नहीं, आयरन का मटेरियल, या आपने कोई एक टुकड़ा लिया, पीस लिया, और उसको आपने कहीं ऐसी जगह रख दिया जहाँ भयंकर मैग्नेटिक फील्ड है। आप देखोगे क्या कि वो भी थोड़ी देर बाद कॉपर में बोल रहा हूँ, आयरन का जो पीस है, लोहे का जो टुकड़ा है, मैग्नेट में तब्दील हो जाता है, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई मैग्नेट कितना परसेंट या कितना स्ट्रांगली अपने आप को मैग्नेट में कन्वर्ट होता है, उसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन आता है, उसको मेजर करने के लिए क्वांटिटी होती है, उसको एम कहते हैं। समझ गए होगे, एम की वजह से एच आता है, नहीं एच की वजह से एम आता है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो तुमने अगर कोई मैटर या वाटर या कोई अन्य मटेरियल, कॉपर भी चलेगा, कॉपर थोड़ा कम सही बैठेगा, डाइलेक्ट्रिक लेना ज़्यादा सही रहेगा, तो रखते हो तो उसमें भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी बनाई गई है जिसको पी कहते हैं, नाम ही इसका रखा गया है पोलराइजेशन। तो डी की वजह से पी आता है, ना कि पी की वजह से डी आता है। इधर एच की वजह से एम आता है, तो एम बाई एच इसका नाम रखा गया है। ससेप्टेबिलिटी एक्स बी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो तुमको समझ आया होगा ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कि कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपने अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज डेवलप कर लेता है। तो उसका मेजरमेंट करने के लिए क्वांटिटीज़ बनाई गई हैं, एक्स ई एंड एक्स बी। मैं एक्चुअली देखा जाए तो इमोशनल हो रहा हूँ और थ्योरी पार्ट पे जा रहा हूँ,
हमें डायमेंशन पार्ट पे आना है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वांटिटीज़ को यहाँ डिस्कस नहीं करना है। हालांकि अगर थोड़ा सा हो जा रहा है तो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, लेंदी नहीं होते हैं, ट्रिकी भी नहीं होते हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, वही मैं दे रहा हूँ। फॉर्मूले पता हो तो सीधे बात बन जाती। कभी कभी यही आ जाता है कि यहाँ पे गलत लिख गया है, एक्स ई लिखा होना चाहिए, मैं यहाँ पर एक्स ई कर दे रहा हूँ। इधर कोई फाइल ओरिजिनल वाली तो मैं उसको भी करेक्ट कर दूँ, लगे आते में भूल जाऊँगा मैं। यहाँ पे एक्स ई लिखना था, एक्स ई ये करेक्ट कर दूँ। मुझे बस 1 सेकंड का समय दीजिएगा, आपका समय ख़राब हो रहा है, मैं मान लिया आपकी बात, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इसको करेक्ट कर दूँ, नहीं तो फिर बाद में ये मिस्टेक बनी ही रहेगी। ये ओरिजिनल फाइल में कनेक्ट हो गया और इसे म्यू नहीं लिखा जाना चाहिए, इसे यहाँ पर ई लिखा जाना चाहिए। ई मतलब अपसाइलन, अपसाइलन मतलब EPSILON। अब ये पूरी तरह करेक्ट हो गया। चलिए डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कभी कभी ऐसे पूछते हैं, हालांकि यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा पूछते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बोले तो 499 है, 499। पूछते हैं कि बताओ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर कितना आएगा। बिलीव नहीं हो रहा आपको, बट आते हैं क्वेश्चन, आंसर 500 है, एक ही तो जोड़ना है। और अब इन्हीं पैरामीटर्स की बेसिस पर एक्स बी एंड म्यू आर की बेसिस पे मटेरियल को कैटेगराइज किया जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स को उनके नाम होते हैं फेरो, पैरा एंड डाया। और ज़्यादा मैं इमोशनल नहीं होता, और ज़्यादा बातें आप अपने चैप्टर में करेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ तो हमें बस सिर्फ डायमेंशंस को ट्रीट करना है, सिग्निफिकेंस की बात ही नहीं करनी है। एक और बात आगे बस यहाँ पर जानो, इधर और यहाँ पे इधर, ये छोटा पी और बड़ा पी अंतर है दोनों में। छोटा पी क्या है? ये आपका डाइपोल मोमेंट है। छोटा एम क्या है? ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो छोटा पी डाइपोल मोमेंट है, तो बड़ा पी क्या है? मैंने ऊपर जो बताया वो बड़ा वाला पी था, पोलराइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। कैपिटल एम को आप कह सकते हैं मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। स्मॉल एम इज नॉट मैग्नेटाइजेशन, इट इज डाइपोल मोमेंट, नो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह सकते हो। जनरली जो बोलते हैं लोग, इसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट और इसे बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ये है आपका पोलराइजेशन, ये है मैग्नेटाइजेशन। कैसे निकालते हैं पोलराइजेशन? इट इज लाइक अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लाइक अ मेटेरिस्टिक प्रॉपर्टीज। मतलब जैसे अगर हम कोई मटेरियल देख रहे हैं और उसकी डेंसिटी देख रहे हैं कि मान लो 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और फिर तुम देखते हो कि हमने 5 सेंटीमीटर क्यूब उसका ले लिया, तो बताओ कितने ग्राम ले लिया? सिंपल मल्टीप्लाई तो करना है, 35 ग्राम आ जाएगा। मतलब मास अगले का इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम वॉल्यूम कितना लेते हो। लेकिन चाहे ज़्यादा मास ले लो, चाहे कम मास ले लो, और चाहे ज़्यादा वॉल्यूम ले लो, चाहे कम वॉल्यूम ले लो, क्या चीज़ सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पे, मटेरियल पे डिपेंड करेगी, मास और वॉल्यूम पे नहीं करेगी। ये है डेंसिटी। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। जो ये पोलराइजेशन है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी मान सकते हो आप। मटेरियल पोलराइज होता है और मटेरियल के अंदर टोटल नेट कितना डाइपोल मोमेंट आएगा, ये डिपेंड करेगा व्हाट इज द सैंपल साइज ऑफ मटेरियल। ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा वॉल्यूम का जो अगर आपने पीस लिया है, टुकड़ा लिया है, और उसको आपने इलेक्ट्रीफाई किया है या उसको आपने पोलराइज किया है, तो पोलराइजेशन तो उतना ही आएगा, बट जो उसमें डाइपोल मोमेंट आएगा वो ज़्यादा होगा। पी में वी मल्टीप्लाई करो तो आ जाता है स्मॉल पी। ऐसे ही इधर आपने पीस ऑफ आयरन लिया, उसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड, एक कोई रूम था जिसमें बहुत तगड़ी थी, ले जाकर रख दिया, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइजेशन ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आयरन का चाहे छोटा टुकड़ा लो चाहे बड़ा, एम तो उतना ही आएगा। लेकिन जो तुम बड़ा टुकड़ा लिए, वॉल्यूम ज़्यादा लिए, तो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा आएगा। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, बट आगे अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें, जैसे पी की जगह ये Q/A रख दें यहाँ पे, तो V से मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई होकर Q × L आ जाएगा।
समझ गए होगे, क्यू बाई ए इंटू वी मैंने किया तो वी को ए इंटू एल लिखेंगे ना हम, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आफ्टर ऑल आपका क्यू इंटू एल आएगा। और अब इस वाले फार्मूले से शायद ज़्यादा फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन अब जो आया है इससे फेमिलियर है। डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू एल होता है, कहीं कहीं पे एल को 2a के बराबर लिखते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। सिमिलरली एम यहाँ पर छोटा वाला जो आएगा आई इंटू ए आएगा, कैसे, इसके लिए आप कैपिटल एम को एन आई रखें, यहाँ पे एन आई रखें, रख के देखेंगे एन आई इंटू वी। आप स्मॉल एन को कैपिटल एन बाई एल रखेंगे, स्मॉल एन यू नो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये नहीं होता, स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन बाई एल। स्मॉल एन की जगह आई इंटू वॉल्यूम, उसको ए इंटू एल रखो, एन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है तो ना ही लिखो, आई इंटू ए, यू कैन से स्मॉल एम मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो गया, फॉर्मूला हो गया। आप अगेन इससे ज़्यादा फेमिलियर इस वाले से होंगे, आई इंटू ए, क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। तो थ्योरी तो मुझे लग रहा है ख़त्म हो गई, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप खुद से ही कर लें, मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत मुश्किल वाली बात है। मैं आंसर दिखाऊँ इसका, आप मैच करा लो, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ये और ये। पूछते हैं कि बताओ ये जो आपके ऑप्शन है ना, हर ऑप्शन में 2 क्वांटिटीज़ मेंशन है, कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज़ गिवन है, कौन सा ऑप्शन है ये पता लगाना है। इस बात को इंग्लिश में इन्होंने ऐसा लिखा है कि विच आर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव द सेम डायमेंशंस। तो अभी तुमने यहाँ पे किया ना क्या कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी एंड क्यू बाई ए ये बराबर है, या तुमने अगर पास सेशन लिया हो तो आपको पता होगा क्यू बाई एल ये आपका लैम्डा होता है, क्यू बाई ए ये सिग्मा होता है। सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो दे आर इक्वल। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे ए ऑप्शन में जो 2 क्वांटिटीज़ हैं सेम नेचर की है, सेम डायमेंशन की है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई होगी इस क्वेश्चन को करने में बच्चों को, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कोई पढ़ाता ही नहीं है, सिलेबस का पार्ट ही नहीं माना जाता है। बट इतनी मुश्किल बात भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि इस वर्ड को इन्होंने अवॉइड किया, साफ साफ लिख दिया है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें सिलेबस के का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होती हैं, इनडायरेक्ट वे में होती हैं। अब आप कोई और क्वेश्चन टारगेट कर लो, जैसे ये वाला है, मैचिंग करनी है, 1 2 3 4 5 नहीं 4 क्वांटिटीज दी हैं, और यहाँ पे हमें डायमेंशन निकालना है। सबका ही निकाल लो, जितना जरूरत जितना निकाल पाओ, फिर मैचिंग करा लो। चाहो तो आंसर आप देख लो पहले, अगर आपने किया है तो मैच कराओ। 4th ऑप्शन आएगा। मैं रिसेंटली जिन क्वांटिटीज़ को भी डिस्कस किया उनकी बात करूं, मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए होता है, मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए होता है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया मैंने। ये कैपिटल एम इंटू वी होता है, आई इंटू ए के बराबर भी होता है, तो आई एम्पियर में होता है, और एरिया मीटर स्क्वायर होता है। तो एम्पियर को ए लिख सकते हो, मीटर को एल लिख सकते हो, उल्टा करके लिखो तो एल स्क्वायर इंटू ए आ जाएगा। लग रहा दिख गया होगा, 4th में है बी का 4, बी का 4 मुझे लग रहा है सिर्फ इसी ऑप्शन में है, बाकी तो है ही नहीं, कहानी ख़त्म हो गई। बी का 4 नहीं, बी का नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट सी में है, सी का 4 देखना था, मिस्टेक हुआ हमसे, सी का 4 यहाँ पे, बाकी में नहीं है। 4th ऑप्शन करेक्ट होगा ना। इसके बाद में कोई और क्वेश्चन टारगेट कर लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में जिसको हमने अभी भी डिस्कस किया है वो है मैग्नेटाइजेशन। पहले मैं आंसर आपको दिखला दूँ, तो दैट आप मैच करा लो। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ गया, ये वाला आ रहा है। मैग्नेटाइजेशन की हमने अभी अभी बात करी है। क्या होता है मैग्नेटाइजेशन, आप एक बार चेक करो। ये मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे आया था, छोटा वाला एम, ये मैग्नेटाइजेशन थोड़ा ना था, ये मैग्नेटिक मोमेंट था। मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम था, जो कि एन आई के बराबर था, B/μ0 के बराबर था। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, ये क्वेश्चन आया है, यहाँ वाला जैसे मैंने बोला ऐसे यहाँ वाला भी, क्या कि एग्जामिनर आपसे एप्सिलॉन नॉट इनटू ई का यूनिट पूछता है, लोग अलग अलग दोनों का निकालते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। लेंदी होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है,
ऐसे ही इधर एग्जामिनर आपसे बी अपन म्यू नॉट का यूनिट पूछता है, लोग बी का भी निकालते म्यू नॉट का भी निकालते, दोनों को डिवाइड करते, लेंदी होता है, गलत हो जाता है, करना ही नहीं है। बी अपॉन म्यू नॉट पूछे, आप बोलोगे ये तो एन आई के बराबर होगा, छोटा वाला एन का बड़ा वाला एन बाई एल के बराबर होता है, ये आई अपॉन एल, कैपिटल एन का कोई होता नहीं है यूनिट या डायमेंशन, तो एम्पियर अपॉन मीटर हो गया। एनीवे हम कैपिटल एम की यूनिट या डायमेंशन पर फोकस किए थे, तो कैपिटल एम आपका बी अपॉन म्यू नॉट के बराबर था, एन आई के बराबर था। कैपिटल एम को आप एच भी बोल सकते हो, डायमेंशनली तो दोनों इक्वल ही है, वो ए बाई एल के बराबर था। कोई ऐसा ऑप्शन दिख जावे जहाँ पे ए बाई एल लिखा हो तो ये आपका मैग्नेटाइजेशन उससे मैच करेगा। यहाँ पर सेकंड में दिख रहा मुझे, तो डी का सेकंड, इसके बेसिस पर कौन सा बनेगा चेक करो इन ऑप्शंस को। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ डी सेकंड से बन रहा हो, इन तीन में नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है, पिक्चर क्लोज हो गई, आंसर आ गया डी वाला। देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और कितनी आसानी से निकल रहे हैं, बट सही तरीके से अप्रोच करेंगे तो। यहाँ पे वही वाली बात देखो इन्होंने पूछी है जो मैंने अभी बोली थी, इन्होंने पूछी बी अपॉन म्यू नॉट की डायमेंशन, एक्सट्रीमली लेटेस्ट क्वेश्चन। आपने बी का डायमेंशन निकालना है, म्यू का निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, नहीं ये नहीं करना है, लेंदी होगा, गलत भी हो सकता है। आपको याद रखना है कि बी अपॉन म्यू नॉट जो होता है ये एच के डायमेंशनल इक्वल होता है, एम के डायमेंशनल इक्वल होता है, एन आई के इक्वल होता है। आई एन की जगह एन बाई एल रख सकते हो और ये आई अपॉन ए अपॉन एल के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा कि ए बाई एल यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब मैच करा लीजिए, इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। कुछ और क्वेश्चंस जो अभी डिस्कस किए जा सकते हैं उनकी बात करें, इसको आप कर सकते हैं इसमें, बट एक स्टार मार्क है। एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे एम्पियर मीटर लिखा था, अगर ऐसा मान के चलेंगे तो फिर तो इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा जो करेक्ट है। तो उसका करेक्शन ये भी मैंने बता दिया है। यहाँ आप मानो कि एम्पियर इंटू मीटर नहीं लिखा है, एम्पियर डिवाइड बाय मीटर लिखा है। अब आप इसको अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो पॉज कर लीजिए और करते रहिए जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि कुछ क्वांटिटीज़ मैंने अभी अभी डिस्कस करी हैं, जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम से रिप्रेजेंट होता है, फॉर्मूला इसका आई इंटू ए होता है, यानी कि यूनिट के हिसाब से अगर चल लें तो ये आ जाएगा एम्पियर एंड देन एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपका इधर दिया हुआ है 1 पे दिया हुआ है, तो डी का मैचिंग 1 से हो जाएगा। ठीक है, अब आप इतने से ही समझ जाओगे कि यहाँ पे कौन सा बनेगा, क्योंकि डी यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 4 दिया है, 1 तो केवल सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो मैच करा लो पिक्चर, लेकिन अभी क्लोज ना करिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा और ध्यान दीजिए। मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मिलते जुलते नाम है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उस चीज़ को एक बार रीडिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंडक्शन ये तुम मान के चलोगे एक ही बात है, और इसका सिंबल होता है बी और इसकी यूनिट होती है टेस्ला भी होती है और गॉस भी होती है। ऐसा यूनिट तो टेस्ला होती है, बट गॉस भी होती है, वो ऐसा यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे ये जो लिखा मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं और इसके बदले आप बी मान सकते हैं। तो बी का यूनिट थर्ड में लिखा है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। एक बार आप चेक करो, यहाँ ऐसा ही दिया है, कुछ गलत तो नहीं है, तो यहाँ पर ए थर्ड ही दिया हुआ है। फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी को टारगेट करिए, इसकी भी समटाइम यूनिट एंड डायमेंशन तो मैंने कई बार डिस्कस कर लिया अभी, बट यूनिट के बारे में बात करें तो आई बाई एल, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच जो होता है वो बी अपॉन म्यू नॉट होता है, बी नहीं होता है, वो आई बाई एल होता है। होता तो एन आई है, छोटा वाला एन, जो कि कैपिटल एन बाई एल हो जाएगा, कैपिटल एन डिलीट हो जाएगा, आई बाई एल यानी कि एम्पियर बाई मीटर। एम्पियर बाई मीटर ये आपका कहाँ पे होगा, ये आप अगर ध्यान से देखो तो फोर्थ में होगा, तो बी फोर्थ से मैच किया जाके, बी फोर्थ से मैच कर दिया जाके। क्यों ये क्वेश्चन गलत मैंने कहा था पहले, क्योंकि अगर एम्पियर इंटू मीटर लिखा है
तो फिर ये मैग्नेटिक इंडक्शन को इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बट मैंने करेक्शन करा दिया है, यहाँ पे आप एम्पियर पर मीटर लिखा हुआ मानो, तो फिर आपका जो बी है वो फोर्थ से मैच करेगा, बी फोर्थ से मैच कर रहा है। रही बात मैग्नेटिक फ्लक्स की, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, हो सकता है आपको पता हो कि इसकी यूनिट वेबर होती है। अब एक शायद और क्वेश्चन रह गया है नीचे कहीं, उसको भी कर लेते हैं। नहीं रहे तो दो गए हैं, दोनों कर लेते हैं। यहाँ पर भी मैचिंग ही करनी है। इधर बहुत सारी क्वांटिटीज़ दी हैं, हमें उनको मैच कराना है। अभी जो हाल फिलहाल में मैंने अगर कोई निकाली हो तो उसको मैच कर लेते हैं। जैसे कि कैपेसिटेंस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो मैंने इसमें से कोई नहीं निकाली है, तो इस क्वेश्चन को मुझे कायदे से पास्ट में डालना चाहिए था, प्रीवियस सेशन में डालना चाहिए था, बट ये यहाँ डला है। कोई बात नहीं है, यहाँ डला है तो यही कर लेते हैं। जैसे कि आपको मान लो यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस निकालना है, कोई भी एक अपने पिक करना है। एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन में फोकस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर ऑप्शन हेल्पफुल होते हैं। मतलब आपको अवॉइड करना है, आलस दिखाना है कि चारों ना निकालनी पड़े, कोई एक आध निकाल ले तो बात बन जाए। तो वही एक आध कौन सी क्वांटिटी का निकाल ले जिससे आंसर तुरंत ही आ जाए, ये हम जानना चाह रहे हैं। इसके लिए हम ऑप्शन को देख रहे हैं। पहले ऑप्शन को देखते कैसे, वो ढूंढते हैं जहाँ पे सारे अलग अलग हो। जैसे ए यहाँ देखो तो थर्ड है, यहाँ पे भी थर्ड है, केवल ए को निकालने से बात बनेगी नहीं। डी तो सोचो हम निकालेंगे ही नहीं, क्यों निकाल लेंगे तो टाइम ही खराब मानेंगे, क्योंकि डी का अगर आंसर आ भी गया तो फिर उससे हमको कोई ऑप्शन एलिमिनेट होकर नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन बता रहे डी वन ही आएगा। तो तुमने अगर मेहनत करके डी को वन निकाल भी लिया तो क्या कर लिया, ऑप्शन से तो कुछ लाभ हुआ नहीं। तो अब आप अदर देन डी टारगेट करें। यहाँ पे जैसे सी को देखें तो सी भी दो जगह इक्वल वैल्यू दे रहा है, सेम टू सेम। बी ये भी दो जगह इक्वल वैल्यू दे रहा है, ए भी दो जगह इक्वल वैल्यू दे रहा है। तो फिर यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा निकालनी पड़ेंगी। मतलब हमारी जो कामचोरी है, काम नहीं आ रही है, ये जुगाड़ और ये ट्रिक काम नहीं आ रहा है, हमको एक दो निकालने पड़ेंगे। इसकी बात करते हैं। बिल्कुल पहले ही, थोड़ी देर पहले पुराने सेशन में हुई है तो याद होगा आपको। मैंने कहा था कि आप जब अगर मैग्नेटिक फील्ड या म्यू नॉट निकालना चाहते हो तो लिखो, क्या लिखो, फॉर्मूला ऑफ द फील्ड सोलेनोइड के अंदर म्यू नॉट एन आई होता है। और फिर वो फार्मूला लिखो जो ऑलवेज होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए लगाते हैं हम लोग। किसी भी करंट कैरिंग वायर और सोलेनोइड में तो अंतर समझ ही रहोगे। किसी भी करंट कैरिंग वायर से सोलेनोइड बन जाता है अगर आप उसको इस तरह से बनाए। तो यहाँ पर हमारा टारगेट था म्यू नॉट को निकालना। इसको और इसको आपने बराबर कराना है। इसकी जगह n बाई एल रखना है, n को डिलीट कर देना है, l को काट देना है। तो म्यू नॉट एफ अपॉन आई स्क्वायर आ गया। और अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके सॉल्व करें तो ml2 t-2 एंड a-2 कहाँ पर है, ढूंढ लें आप इसे। ml2 ये यहाँ पे दिखा मुझे, और a-2। तो C का जो मैचिंग है वो 4 से बन रहा है। अभी एक का तो और निकालने पड़ेंगे मुझे लग रहा, क्योंकि C अगर 4 बन रहा है, नहीं निकालने पड़ेंगे भाई। C4 तो एक में ही है, तो आगे की कहानी को पूर्ण विराम देते हैं, अवॉइड करते हैं, बिना उसकी ही बात बन जाएगी। C4 ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। लेट मी चेक आउट। ये आपका ऑप्शन ए आ गया, राइट। ना आगे बढ़िए। यहाँ पे कहते हैं जी कि एक कोई सिस्टम इमेजिन करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। वहाँ पे दो लोग हैं, उनको डिवाइड करके एक तुमने रेशियो बनाना है और फिर उसकी डायमेंशन निकालनी है। काय का रेशियो है, कौन कौन सी क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको हमने इस छोटे वाले पी से रिप्रेजेंट किया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको छोटे वाले एम से रिप्रेजेंट किया था। और फॉर्मूले लिखे थे मैंने इसके। छोटे वाले पी का फॉर्मूला Q × L था
और बड़े वाले का छोटे वाले m का जो फॉर्मूला था वो I इंटू ए था। बस इसको ये कहते हैं सॉल्व करो। तो कर लेते हैं। Q की जगह AT लिखेंगे, L की जगह L लिखेंगे, I की जगह A लिखेंगे, A की जगह L स्क्वायर लिखेंगे। ये ए एरिया है जो कि L स्क्वायर के बराबर होता है। ये चार्ज है, करंट इंटू टाइम के बराबर होता है। और ये करंट है एम्पियर यानी 1 के बराबर होता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो मुझे लग रहा है ये T/L आ जाएगा, जिसको अगर आप सुंदर बनाओ तो ये आपका m है नहीं तो m की पावर 0 मान लो। मतलब इसको मैं MLTA इनकी पावर्स क्या आएंगी के हिसाब से लिख रहा हूँ। m लिखा मैंने, फिर मैंने l लिखना है। तो यहाँ से देखो तो डिवाइड में तो -1 आएगा, t पे 1 आएगा और a तो आ ही नहीं रहा है तो 0 आएगा। अभी ऐसी सिचुएशन में ये लिखा है कि इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो, तो कर लो तो p की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहीं पे आ रही है। तो आगे ना ही करो, करना है तो कर लो क्योंकि वैल्यू -1 दिख रही है, यहाँ पे आ रही है। इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को पहले करा देते तो सही रहता। ये भी आपका 2025 का क्वेश्चन था, लेटेस्ट, एक्सट्रीमली लेटेस्ट। आंसर मैच कराएं, देख ले 4th ऑप्शन आ रहा है। ठीक बात है भाई। तो इति सिद्धम, आई मीन सारा ये जो आज डिस्कस करना था मुझे हो गया है। ये आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा डिस्कशन। बाकी इसके बाद मुझे लग रहा है थोड़ा आसान होगा। इसके बाद LCR की डायमेंशंस निकालेंगे। आपने बस वही सीक्वेंस फॉलो करना है। मतलब जिस सीक्वेंस में मैंने वीडियो अपलोड किए हैं या जो प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है उसको सबसे पहले देखें। उसमें मैं आपको टॉपिक्स की लिस्ट दिखाऊंगा। तो जिस सीक्वेंस में वहाँ पे टॉपिक्स लिखे होंगे आपको उसी सीक्वेंस में वीडियोस देखने हैं। सारा कुछ दिमाग में छपता चला जाएगा। ऐसे रैंडमली पिक विक करके अगर आप देखते हो तो ये हैबिट छोड़ दो। इससे आपका कंसेप्ट झूल जाएगा, समझ में सब आएगा, फिर मिक्स हो जाएगा, गाली आप हमें दोगे। इसीलिए मैं कह रहा कि आपने सीक्वेंस फॉलो करना है।